डायरेक्टली शहबाज शरीफ साहब इन्वॉल्व हैं, वो इससे चीज़ चुरा नहीं सकते। नैब ने सबसे पहले इनकी जो 10 साला दौर इक़्तिदार था पंजाब में, उसको सामने रखते हुए तहकीकात का सिलसिला जारी हुआ। जिनों कंपनियां ऐसी मिली हैं जो शहबाज शरीफ और इनके बच्चों के कंपनियों की मुलाजमीन के नाम पे बनाई गई फ्रंट कंपनी। शहबाज शरीफ साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपकी एक फ्रंट कंपनी का मालिक राशिद करामत वाल्द करामत मसीह लाहौर की एक कच्ची आबादी मक्का कॉलोनी वाक़या गुलबर्ग में इसके एक छोटे से मकान में रहता है। आप ये बताना पसंद करेंगे कि इसके अकाउंट में 450 मिलियन की जो खतीब रकम है वो किन ज़राए आमदन से मुंतकिल हुई? शहबाज शरीफ साहब, आप ये बताना पसंद फरमाएंगे आपने नकद किक बैक्स और कमीशन किन और लोगों से वसूल की? निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में आपके काबिल एतमाद 2 मुलाजिम, क्या ये दोनों वही अशखास नहीं हैं जिन्होंने इस अकाउंट में से रकम निकलवा के हमजा शहबाज के अकाउंट्स में जमा करवाई? फिर शहबाज शरीफ साहब, क्या आप ये बताना पसंद फरमाएंगे आपके ज़ाती पर्सनल अकाउंट के अंदर 164 मिलियन जो रकम जमा कराई थी, क्या वो निसार ट्रेडिंग और दीगर जो फ्रंट कंपनियां हैं उनसे वसूल नहीं की थी? क्या आप ये बताना पसंद फरमाएंगे कि शरीफ ग्रुप के है चपरासी है, उसके नाम पे फ्रंट कंपनी बनाई गई जिसमें 1.5 अरब आया, वो कहाँ से आया? और क्या आप ये बताना पसंद फरमाएंगे कि जब नैब में इस केस का आगाज हुआ तो आपने उसको दुबई क्यों भिजवा दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर के जो मौवन खसूसी हैं शहजाद अकबर साहब, वो आज सामने आए और उन्होंने दावा किया है एक बार फिर से करप्शन के हवाले से। लुब्बे लुबाब आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था शहजाद अकबर साहब की, जो कि आज उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके उन्होंने ये बताया कि किस तरह से शहबाज शरीफ साहब के जो अदना से मुलाजमीन हैं उनके नाम पर अकाउंट्स खोले जाते थे, उन अकाउंट्स के अंदर जो किक बैक्स थे उनके पैसे आते थे और फिर वो जो मुलाजमीन हैं उन पैसों को आगे शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते थे। लुब्बे लुबाब अगर मैं 2 लफ्ज़ में बताऊं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा, तो वो ये था कि बात वो मनी लॉन्ड्रिंग की कर रहे थे शहजाद अकबर साहब, बात वो कर रहे थे टीटीओ की। ये 2 बड़े इल्ज़ामात एक दफ़ा फिर से आज उन्होंने ऑपोजिशन लीडर प्रेसिडेंट ऑफ PMLN शहबाज शरीफ साहब पर लगाए हैं। मेरे साथ आज के पैनल में मौजूद होंगे जी हलीम आदिल शेख साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आजिज़ ढामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, आपको भी खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, MNA हैं PMLN के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अली गौहर साहब, मैं आप ही से शो का आगाज़ कर लेती हूँ। पहले भी, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुकूमत की तरफ से, शहजाद अकबर साहब की तरफ से, मौमन खसूसी हैं वो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर के, उनकी तरफ से ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, इल्ज़ामात लगाए गए, सवालात किए गए, आज भी सवालात उठाए गए हैं। जमहूरियत में सर जवाब देना पड़ता है। इन रिटर्न मैं देख रही थी आज पूरा दिन अता साहब हों, मरियम औरंगजेब हों, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप उसका जवाब दे रहे हैं। वो तो सही फॉरम नहीं है जवाब देने का। जमहूरियत के अंदर जवाब देना पड़ता है, तो आप कैसे जवाब देंगे और क्यों नहीं ठोस जवाब दिया जा रहा है उन तमाम सवालात का जो कि शहजाद अकबर साहब ने उठाए हैं शहबाज शरीफ साहब के PMLN के अगेंस्ट? देखें बिनिश, ये कोई आज नई चीज नहीं है कि शहजाद साहब की आपको पता है कि जब से ये हुकूमत माज़ वजूद में आई है और आज तो तकरीबन 2 साल होने को हैं, और ये सिलसिला जो था ये तब से शुरू हुआ था जब से मियां नवाज शरीफ साहब को नहल किया गया, और उससे पहले से ये सिलसिला शुरू हुआ है। ये तो वो उसकी कड़ियां हैं कि शहजाद अकबर साहब एक हैं, बाकी 1-2 और मखसूस लोग हैं, जिनमें से आजकल एक वो FIA के बन गए हैं, क्या कहते हैं उनको, MD कह लें या जिस भी पोस्ट पे, पहले वो नैब में कर रहे थे इंक्वायरी। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की फैमिली को उनकी किरदार कशी करने के लिए, उन पर झूठे मुकदमात बनाने के लिए ये बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं। यकीन करें, शहजाद अकबर साहब मामले खसूसी नहीं, ये मिनिस्टर डिजर्व करते हैं, क्योंकि झूठ बोलने के लिए, और रमजान शरीफ में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते। बात बड़ी सिंपल है, अगर हमने या हमारे कायदीन का ये इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने करप्शन की है, तो कौन सी ऐसा नैब, कौन सी पाकिस्तान की ऐसी अदालत है जिसमें हमने इनके झूठे इल्जामात को फेस नहीं किया? मियां नवाज शरीफ साहब ने फेस किया, हमारे फैसलों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इसके बावजूद हम हर प्लेटफॉर्म पर जवाब भी दे रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म पर उसको फेस भी कर रहे हैं।
آج مجھے بتائیں یہ شہزاد اکبر صاحب تو ایک خود ساختہ ایک میں تو اس کو پی ٹی آئی کو ایک سیاسی پارٹی نہیں سمجھتا, یہ ایک سلیکٹڈ پارٹی اب بن کے رہ گئی ہے. شاید یہ سیاسی پارٹی بن جاتی اگر یہ جمہوریت کی طرف چلتے, لیکن یہ جمہوریت سے ہٹ کے چکے ان کا ایجنڈا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے چینی چور نظر نہیں آتے, ان کو اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے گندم چور نظر نہیں آتے, ان کو بی آر ٹی پشاور کے اربوں روپے کے کھڈے اور عوام کا پیسہ رل گیا وہ نظر نہیں آتا. ان سے آپ پوچھیں کہ یہ جو ادویات کے ریٹ بنے تھے اور عامر کیانی صاحب کا سکینڈل ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا. یہ میں نے آپ کو 5-6 چیزیں, یہ ابھی کچھ دن ہوئے ہیں, ابھی تو ہفتہ بھی نہیں ہوا, ایڈیٹر جنرل آف پنجاب جو کہ جنہوں نے آڈٹ رپورٹ کی, انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کے پیسے اور بیت المال میں اربوں روپے کا گھپلا کیا ہے. گزار صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. 4 دن پہلے وہ ایک بات کر رہے تھے, ایک ان کے وہ اینکر ایک اینالسٹ ایک ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا, وہ ویسے قصیدے پڑھتے ہیں پی ٹی آئی کے, لیکن انہوں نے ایک لمبی لسٹ گنوا دی کہ بزدار صاحب کا وہ فلاں کزن بھی چور ہے, وہ فلاں بھی چور ہے. اور اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب یہ سلیکٹڈ لوگوں کو آئیں گے, مرکز میں سلیکٹڈ گورنمنٹ, پنجاب میں سلیکٹڈ گورنمنٹ, کے پی کے میں سلیکٹڈ گورنمنٹ, جب آپ سلیکٹڈ گورنمنٹس کے ذریعے جب آپ فیصلے بیلٹ کی بجائے بلٹ کے ساتھ کریں گے تو پھر نتائج یہی نکلیں گے جو آج پاکستان میں ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے, یہ اگر یہ الزامات لگا رہے ہیں, یہ ظاہر ہے نیب میں اب کوئی اور جھوٹا وہ کریں گے دعویٰ وہ دائر کریں گے ایک ریفرنس, تو ہم ان کو فیس کریں گے, ہم اس فورم پہ اس کا جواب دیں گے. ابھی تو انہوں نے آج یہ الزامات لگائے, ان کے الزامات کو سنیں گے کہ یہ کیا الزام ہے, میڈیا پر بھی جواب دیں گے, نیب میں بھی جواب دیں گے, عدالتوں میں بھی جواب دیں گے. ٹھیک ہے. حلیم عادل شیخ صاحب میرے ساتھ بنے رہیے گا. علی گوہر صاحب میں واپس آؤں گی آپ کے پاس. حلیم عادل شیخ صاحب السلام علیکم, خوش آمدید کہیں گے. اتنے ثبوت آپ لوگ کے ہاتھ لگ گئے ہیں اگینسٹ شہباز شریف صاحب, اتنے زیادہ ثبوت آپ کے ہاتھ لگ گئے ہیں کہ کیسے ٹیٹیاں ہوئیں, کس طرح سے منی لانڈر کیے گئے. اس کے لیے پریس کانفرنس کر کے 10 سوال اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ حکومت میں ہیں, شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ تمام تر ثبوت دکھائیں اور ان کو ڈی نوٹیفائی کریں, کیونکہ اپوزیشن لیڈر, یہ آپ پارلیمنٹری پالیٹکس کا حصہ ہیں سندھ کے اندر, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ تمام بڑے عہدوں کے اندر مشاورت چاہیے ہوتی ہے, کسی کو بھی اگر عہدہ دینا ہوتا ہے تو اتنے بڑے بڑے فیصلے وہ اپوزیشن لیڈر کر رہے ہیں, جن کے اوپر آپ بیٹھ کر کے آج اتنی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کر کے تیسری قسط پیش کر کے 10 سوال اٹھا رہے ہیں. ان کو ڈی نوٹیفائی کریں سر, آپ ایکشن لیں. دیکھیے صورتحال یہ ہے, اگر یہ لوگ جو الزامات ہیں اداروں میں جا کر انہوں نے جواب دینا ہے, عدالتوں میں انہوں نے جواب دینا ہے, لیکن دن بھر یہ پبلک میں بیٹھ کے جو معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو گئی ہے, ان سے زیادتی ہو گئی ہے, ان سے یہ ہو گیا ہے, ان سے وہ ہو گیا ہے. لازمی بات ہے کہ عوام کو بھی ان کے چہرے دکھانے بڑی ضروری ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے. جس انداز سے یہ بیٹھ کر ایک وہ نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جی نیب نے زیادتی کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, عوام کو سارے دن گمراہ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بتانا ضروری ہے, قوم کو پتہ چلنا چاہیے, عوام کو پتہ چلنا چاہیے. باقی سزا دینی ہے یا چند نہیں دینی, فیصلے کیا ہونے ہیں کیا نہیں ہونے, انویسٹیگیشن کیسی ہونی ہے کیسی نہیں ہونی, وہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن جس انداز سے یہ دن بھر چینل پر بیٹھ کر ان کے لوگ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بڑے معصوم ہیں, ان کے ہاتھ صاف ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوا, انہوں نے ٹیٹیز بھیجی ہوئی ہیں, نہ ان کے کوئی کیش بوائز ہیں, نہ ان کی منی لانڈرنگ ہے, نہ پاناما بھی جھوٹ تھا, سارا کچھ جھوٹ تھا, چودھری شوگر مل کا ایشو بھی جھوٹ تھا, اور آج کی جو تفصیل آ رہی وہ بھی سارا جھوٹ ہے. تو جناب ہمارے یہاں عوام کو بتانا بھی ضروری ہوتا ہے, نہیں تو ایشو یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا, جنہوں نے ملک کو تباہ کیا, جنہوں نے ملک کو یہاں پہنچایا, آج وہ آگے معصوم چہرے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بے نقاب ہونا بھی بڑا ضروری ہے. چلیے آپ نے کر دیا بے نقاب, اب ڈی نوٹیفائی تو کریں سر, یہ بھی آپ لوگ کا پیٹرن ہی ہے نا, آپ ڈی نوٹیفائی ان کو کروائیں. مطلب وہ اتنی امپورٹنٹ پوسٹ پر ہیں ایز این اپوزیشن لیڈر, عدالت بھی جائیں گے کہ پریس کانفرنس کر کے آپ کو لگتا ہے آپ نے عوام کو اویئرنس دے دی اور یہ کافی تھا؟ انشاءاللہ عدالتوں میں بھی جائیں گے, الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے. لازمی بات ہے کہ ڈی نوٹیفائی کا اپوزیشن ہے, اب انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ان کا لیڈر کون ہوگا. اپوزیشن کا لیڈر ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہے, اپوزیشن لیڈر اپوزیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ان کو جیسا لیڈر چاہیے وہ لے لیں, جیسی اپوزیشن ویسا ان کا لیڈر. ہمارا تو نہیں, ہم تو لیڈر آف دا ہاؤس, جیسی اپوزیشن ویسا ان کا لیڈر. میں واپس آؤں گی, یہ بنے رہیے گا, اسی مومنٹم پہ رہیے گا. میں ذرا کوئک بٹ لے کر آتی ہوں ذرا عاجز ڈامرا صاحب سے. عاجز ڈامرا صاحب
साहब 2-3 चीजें इकट्ठी हो गई हैं। मैं शुरुआत करूंगी जैसी ऑपोजिशन वैसे उनके लीडर। आजिज डामरा साहब, आपके जो को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी साहब, वो बहुत ज़्यादा खामोश है, उनकी कोई खबर भी नहीं थी, खुद बात कर नहीं रहे थे, कोई वीडियो पैगाम भी नहीं आया, तो अजीब सी बातें आना शुरू हो गई। अब वो खैर जी थ्रू कमर जमा कायरा साहब ये बताया गया है कि जी हुकूमत की पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब इन एक्शन थ्रू कमर जमा कायरा साहब नज़र आते हैं। लेकिन सर कोई वीडियो मैसेज, कोई पैगाम वायरल कर दिया करे। मुझे ये समझ नहीं आती कि जो चेयरमैन हैं, को चेयरमैन हैं, जो लीडरान हैं पार्टी के, जो सियासतदान हैं, वो इतने चुप कैसे हो जाते हैं? चुप होते हैं तो ऐसा चुप होते हैं कि कोई खबर ही नहीं निकलती, और अल्लाह माफ़ करे अजीब अजीब खबरें उनकी सेहत के हवाले से निकलना शुरू हो जाती हैं। सियासतदान इतने चुप कैसे हो जाते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे ख्याल में ये इस वक्त की जो कौम जिस करब से गुजर रही है वो है कोरोना। और जहाँ तक आसिफ अली जरदारी साहब की या उनकी सेहत का मामला है तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल मीडिया के सामने इस्लामाबाद में वो बात कह दी। और दूसरी बात यह है कि जब उनके साथ सेहत का इशू है, ज़ाहिर है वो अपने औलाद के कहने पे और ख़ास तौर पर कोरोना के इशू के हवाले से वो मुकम्मल जो है वो रेस्ट में है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इन एक्शन है, वो मीडिया के अंदर भी हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर भी हैं। और आपने देखा कि उन्हीं के सवालों के जवाब में फिर हुक्मरान इतने बौखला जाते हैं कि वो बच्चों की तरह धमकियां देते हैं कि आप चलें घर में, आपको देखने आता हूं, लोहा मनवाने आता हूं, और निकलें यहाँ से और चलें अपने सूबे में। मैं आज आया, कल आया, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज जब इस्तेमाल करते हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट को बर्दाश्त ये गवर्नमेंट कर नहीं सकती, हिल जाती है। तो उससे अंदाजा लगाएं कि जरदारी साहब जब मैदान में आए तो क्या इनकी सूरत हाल होगी। और दूसरी बात, उन्होंने जमानत जो ली थी वो तभी बुनियादों पर ली थी, और इसी बुनियादों पर ली थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और हम ये साबित करना चाहते हैं कि उनका इलाज पाकिस्तान में हो रहा है, वो कराची में मौजूद है और अपनी सेहत के हवाले से वो अपनी पहले ख्याल रख रहे हैं, और इंशाल्लाह टाइमली वो सियासत के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। दूसरी बात, अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया कि एक शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शुरू में ये हुआ जरूर कि इन्होंने एक कौम को एक नाम दिया था, अपना टाइटल लगाया था तब्दीली का, मगर अब ये हुकूमत झूठी हुकूमत के टाइटल के अंडर चल रही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार कर करके आप लोगों को आपने बोर कर दिया है। इनकी गलत फहमी है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे शहजाद अकबर साहब और लोग अपने काम काज छोड़ के। हाँ, आज से 1 साल पहले, आज से 1.5 साल पहले ऐसा हो सकता था कि लोग इनको देखते थे कि ये करने क्या जा रहे हैं। अब ये कर करके अब इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वफाक में, वो भी इस तरह की बातें करते करते इनके मिनिस्टर तब्दील होते गए, इनका एक्शन नजर नहीं आता। तो लिहाजा ये झूठ, अभी मेरे भाई ने कहा कि हम अदालत में भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे। अरे बाबा, इलेक्शन कमीशन को तो आप मानते ही नहीं है, वहां तो एस अकबर केस आपका इंतजार कर रहा है, वहां तो आप स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रहे हैं। वहां अगर आप इलेक्शन कमीशन पे इतना ही एतमाद है तो एस अकबर खान के केस में आप आगे आ जाएं। उनके खिलाफ स्टे क्यों ले रहे हैं? वो जो पैसे लिए थे आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से, वो भांडा खुल गया तो इनके सारे झूठ का जो है वो ओपन हो जाएंगे। इसलिए ये तबसरा करना इन प्रोग्रामों में, आपका नेशनल टीवी है, आप आए, हम मिलकर बात करें कि कोरोना के इशू पे किस गवर्नमेंट का कितना परफॉर्मेंस रहा, आगे क्या होना चाहिए, और ये जो लॉकडाउन उठा है और कौम जो रिस्पांस दे रही है खतरनाक लेवल पे, ये कहां पे लेके जा रही है और किसके कहने पे लॉकडाउन जो है वो रिलैक्स हुआ? कौन कह रहा था कि ये लॉकडाउन? यहाँ पर सब इस बारे में बात करना चाहते हैं, कोरोना के बारे में, उससे कैसे मिलके लड़ना है, सब बात करना चाहते हैं। आप ही लोगों की फरमाइश पे ऑपोजिशन नून लीग ने भी इतना कहा कि जी इजलास बुलाया जाए, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उसमें भी कोई कोरोना रिलेटेड गुफ्तगू उस तरह से हो नहीं रही है। आप शोज में भी आके मुझे यही कह रहे हैं। चले आपकी परफॉर्मेंस से शुरू कर लेते हैं सर आपकी परफॉर्मेंस से शुरू कर लेते हैं सिंध में। नहीं, वो कह रहा, आज जैनब मार्केट कराची की नहीं आजिज भाई, आज जैनब मार्केट को बंद करना पड़ा, 2 दिन के बाद सील करना पड़ा बिकॉज एसओपीज पूरे नहीं हो रहे थे। तो क्या फायदा हुआ? लॉकडाउन के नरमी की और फिर सील कर दिया, ये परफॉर्मेंस है। बिनिश, आपने मेरी आवाज कह दी। बिनिश, आपका जो ये सवाल है ये सिंध गवर्नमेंट का है। सिंध गवर्नमेंट ने कहा था और चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि खुदारा देखें, जब कौम ड्यूरिंग लॉकडाउन जब अमल नहीं कर रही थी तो प्राइम मिनिस्टर ने जब एक पोर्शन कंस्ट्रक्शन का ओपन करवा दिया, और कंस्ट्रक्शन जो है आपकी 85% वो जो सरकारी स्कीम्स होती हैं उस पर डिपेंड करती है, 15% आपकी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन होती है, वो तो दफ्तर बंद है आपके जो सरकारी स्कीमों के।
तो जब आप एक ओपन करेंगे पोर्शन को तो जाहिर प्रेशर आ गया, ताजरों का भी आ गया, और मजबूरन इन्होंने अपने सूबे के अवाम के ऊपर, ताजरों के ऊपर केपीके के अंदर फायरिंग कर दी। जहां पर केस दाखिल हो गया तो उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया, वहां पर कंट्रोल करने के लिए फायरिंग करना पड़ी। तो यही तो हम कह रहे थे कि हम एसओपी पे अमल करेंगे, मगर ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। कल क्या हुआ बिनिश, कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं तो डे 1 से अपना इसके लॉकडाउन के खिलाफ था, और इन्हीं के असद उमर ने टीवी पे कल ही बात हुई है। ये देखें इनके टू फेस पॉलिसी कि भाई अगर अवाम ने एसओपी पे अमल नहीं किया तो मजबूरन हम सख्ती कर देंगे और बंद कर देंगे सारी मार्केटें। अगर आप ज़ैनब मार्केट की मिसाल दे रही हैं तो जाहिर यही तो सिंध गवर्नमेंट के खदशात है। बाकी इनका रवैया देखें ना कि लॉकडाउन को गाली बना दी गई सिंध के अंदर, तो इस तरह की सूरत हाल तो बननी थी। मैं कह रहा हूं इस पर डिबेट करें, शहजाद अकबर पे ना करें बात। वो लोग अब समझते हैं कि ये झूठी बातें करते हैं, और खास तौर पर ये जो मैं आपको दावा से कहता हूं, जितने करप्ट और कमीशन माफिया है ना, बन्नी गाला के आपको एक एक कालीन के नीचे उनकी फाइल पड़ी हुई मिलेगी। सर बिलावल साहब, आजिज भाई बिलावल साहब ही कहते हैं, हो नहीं सकती। बिलावल साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था जमहूरियत है, जमहूरियत में जवाब देना पड़ता है। तो मैं शहजाद अकबर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बात करूंगी, मैं आपकी परफॉर्मस पर भी बात करूंगी, नून लीग के रोल पे भी बात करूंगी, हुकूमत के रोल पे भी बात करूंगी। जी आप बिल्कुल करें। मैं तो अपना नुक्ता बयान करता हूं कि कौम क्या समझ रही है इनको। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप क्यों कर रही हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अब कौम ये समझ रही है, इनको गलतफहमी है कि इनके झूठों पे शायद कौम जो है अपना काम सारा खत्म करके बैठ जाएगी और इनको सुनती रहेगी। और कल मैं तो कह रहा हूं कि कल के जो सीनियर मिनिस्टर हैं इनके, उनके बयान पे आप आ जाएं कि मैं लोहा मनवाने आऊंगा, आप चलें सिंध में आ रहा हूं। ये तो बच्चे धमकी देते हैं ना कि आप चलो घर में, आपके घर तक आता हूं आपको देखने के लिए। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज अगर फेडरल गवर्नमेंट हाउस में, पार्लियामेंट के अंदर देगी तो अल्लाह ही खैर करे इस मुल्क का। पर जवाब ले लेते हैं। हलीम आदिल शेख साहब आप मेरे साथ हैं, आपने सुना जो आजिज डामरा साहब ने कहा। पहले मैं अली गौहर साहब के पास जाऊंगी। अली आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अली यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो पॉलिटिशियंस है वो इतने चुप कैसे हो जाते हैं। 10 सवाल किए गए हैं आज, अभी तक हम उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकले कि ये 10 सवालों के जवाब कैसे तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए हम उसके ऊपर शो कर रहे हैं। लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने आकर कोई बात नहीं की है, मरियम औरंगजेब साहब आई, अता साहब आए, बाकी पीएमएलएन की जितनी भी लीडरशिप आई, ये लीडरान इतने चुप कैसे हो जाते हैं? डर के चुप हो जाते हैं कि कोई मजबूरी होती है जिसकी वजह से खामोशी होती है? नवाज शरीफ साहब का देख ले, कोई वीडियो पे काम नहीं आ रहा। एटलीस्ट सियासत में रेलेवेंट रहना पड़ता है। मरियम नवाज साहिबा का देख लें, वो भी बिल्कुल खामोश है, कोई वीडियो मैसेज नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई कुछ नहीं। खामोशी की क्या वजह है? अभी भी खामोश है इतने सवालों के बाद भी? देखिए कोई खामोश भी नहीं है। हमारी पार्टी जो है वो इस वक्त भरपूर फॉर्म में है, और इनकी नालायकियों का, इनकी ज्यादतियों का, इनकी इंतकामी कार्रवाइयों का जो है वो पूरी तरह से मुकाबला भी कर रहे हैं। और अवाम जो बेचारी इनकी नालायकियों और इनकी बदउनवानियों और इनकी करप्शन की वजह से इस वक्त बदहाली का शिकार है पाकिस्तान रोज बरोज, उसमें हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े हुए। पहले नंबर पे तो ये बात है कि हमारी पार्टी के इस वक्त सदर जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, और वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। और आपको पता है कि जो ही कोरोना के सिलसिला में उनको पता चला कि इंग्लैंड में फ्लाइट्स बंद हो रही हैं, तो फौरन फ्लाइट पकड़ के मियां साहब क्योंकि जेरे इलाज हैं, वो हमारी पार्टी के कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, और हमारी पार्टी पूरी मियां हमारे कायद की डायरेक्शन पर ही चलती है। दूसरे नंबर पे बात यह है कि वो भी इंशाअल्लाह ताला इलाज करवाकर पाकिस्तान में आएंगे, इनके झूठे मुकदमात को भी फेस करेंगे, और उसके अलावा पार्टी के लिए और पाकिस्तान के लिए फिर से अपना किरदार अदा करेंगे। जहां तक मियां शहबाज शरीफ साहब का तल्लुक है, आपको पता है कि मरियम नवाज साहब की आपने बात की, वो हमारी पार्टी की नायब सदर हैं और हमारे कायद की बेटी हैं, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो दिलो जान से उनके साथ प्यार करते हैं, और वो एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी हैं। इंशाअल्लाह ताला आप ये देखें कि 4 जलसे मैंने वो अटेंड किए जब एक दफा मरियम साहिबा की जमानत हुई और वो जलसे करने के लिए बाहर निकली, तो उनका किसी टीवी चैनल पर एक टिकर भी इन जालमों ने नहीं चलने दिया। ये आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, ये अब उस आवाज को दबा रहे हैं तो जो मियां शहबाज शरीफ साहब पे आए जब उन्होंने कहा कि अरे नलायकों बदगुमान लोगों की हुकूमत। ये मेरी गुजारिश सुन ले कि ये मैं सुन लूंगी, एक पॉइंट ऐड कर लेना।
मुझे ऐड कर लें, सियासत तब भी हुआ करती थी जब इतने ज्यादा प्राइवेट चैनल्स नहीं हुआ करते थे, टीवी भी नहीं हुआ करते थे, रेडियो का जमाना होता था, तब भी सियासत होती थी। लेकिन एक चीज आप ये भी ऐड कर लेना कि आपके वो प्रेसिडेंट, हमारे ऑपोजिशन लीडर, जब पता चला फ्लाइटें बंद हो रही हैं, फटाफट कोरोना से लड़ने के लिए इस आवाम के साथ आकर खड़े हुए, लेकिन कोरोना के नाम पर बुलाए गए उस पार्लियामेंट के सेशन के अंदर जाने ये पसंद नहीं कर रहे हैं। उसके लिए उनको डॉक्टर्स की इजाजत की जरूरत है, उसके लिए उनकी सेहत उनको इजाजत नहीं देती, ये भी साथ शामिल कर ले। मुकम्मल करें, मैंने हलीम आदिल शेख साहब के पास जाना है। जी, उसमें आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब को भी एक दफा कैंसर का मर्ज लायक हुआ, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ वो सेहत याब हो गए। उसके बाद चूंकि आपको पता है आजकल हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर साहब जो है वो उनका पॉजिटिव आ गया, पंजाब के डिप्टी स्पीकर साहब का आ गया, लेकिन ये तो एक अलग है। डॉक्टर्स ने वाकई उन्हें कहा है कि आप जरा कुछ दिन मतलब एहतियात करें, क्योंकि वो उनको मर्ज एक ऐसा था कि जिसमें सेंसिटिव है और इसमें कुव्वत मुदाफित कम होती है तो ज्यादा चांसेस होते हैं, इस वजह से वो नहीं आ रहे। लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, मीडिया पर भी आ रहे हैं, पार्टी मीटिंग भी कर रहे हैं और पार्टी से मुशावरत भी कर रहे हैं। और वो तो आए थे, आपको पता है जब एपीसी की मीटिंग कॉल की थी और मैं फाइनल कमेंट्स के लिए आपके पास आऊंगी, मैं फाइनल कमेंट्स के लिए प्रोटेस्ट किया था हलीम आदिल शेख साहब के लिए। सिर्फ आखिर में मेरी एक गुजारिश है कि इनको मेहरबानी करें, जो इमरान खान की बहन पैसे खा गई है वो वापस करवा दें। जो इमरान खान की एटीएम मशीनें अरबों रुपए हड़प कर गई हैं, ज़कात के पैसे हड़प कर गए, चीनी के पैसे हड़प कर गए, आटे के पैसे हड़प कर गए और अद्वियात के नाम पर आप पैसा खा गए, बीआरटी पेशावर में अरबों रुपए के घपले कर गए, फॉरेन फंडिंग के केस इलेक्शन कमीशन में आप स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए। आईना तो देखें भाई, आप करप्शन के खिलाफ बात करते हैं, सर से लेकर पांव तक और बहुत ज्यादा बातें इकट्ठी हो गई हैं। ठीक है अली, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हलीम आदिल शेख साहब रिस्पॉन्ड करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उठाएगी रिजर्वेशंस भी, मेरे सवाल भी, एंड ऑफ कोर्स आपकी बातों का भी जवाब देंगे। विल बी बैक इन अ बिट, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल हलीम आदिल शेख साहब मेरे साथ मौजूद है, आजिज डामरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एंड अली गौहर बलूच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हलीम आदिल शेख साहब, बहुत सी चीजें इकट्ठी हो गई, यहाँ से शुरुआत कर लीजिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। कि जिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जी दोहरी पॉलिसी है। आज हमने देखा आप ही के शहर में, वहीं से आगाज करूंगी, कराची में ज़ैनब मार्केट को सील किया गया। क्या सिर्फ 2 दिन के लिए कारोबार करना था? वो इसलिए बिकॉज एसओपीज बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहे थे। जिस तरीके से खचाखच मार्केट भरी हुई थी, जिस तरीके से एसओपीज को वायलेट किया गया, ये खतरनाक सूरत हाल थी और सील कर दिया गया। जी पहले मैं जवाब दूंगा। ये साहब जो अभी आखिर में मुझे आ रहे थे कि जी मोहतरम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की बहन से लेकर उन्होंने सब पे इल्जाम लगाए, पहले मैं पूछना चाहता हूँ रजिस्टर्ड 2 नंबर लीडर की पार्टी वालों, जिनको सुप्रीम कोर्ट, जिनको दगाबाज, जिनको मतलब नाअहल करार दे चुका हो, जिनका पूरा टब्बर, जिनकी बेटियां, जिनके बेटे, जिनके रिश्तेदार, सब ने मुल्क को लूट कर टीटीओ के जरिए, कैश बॉयज के जरिए लंदन में अरबों रुपए के फ्लैट बना लिए हों, जिन्होंने पिछले 10 साल की हुकूमत के अंदर पंजाब में ना हेल्थ सिस्टम ठीक किया हो, ना कुछ किया हो, जिन्होंने पनामा के जरिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर दिया गया हो, जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान में एक मकरूह चेहरे के लोगों के तौर पे जिन्होंने दुनिया जना शनाख्त रखती हो, आज क्वेश्चन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट से, एक इदारे से, हमारी अदालतों से चिट मिली हुई है, और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की बहन पे कोई इल्जाम नहीं है। अरे इल्जाम तो आपकी है, आपकी नैबज़दा, आपकी मामियाँ, आपकी चाचियाँ, आपकी लीडर जो है, नाम भी लूंगा किसी के, ये तमाम नैबज़दा आपके मखलूक दे रहे हैं। आप बात करते हो कहाँ आप, कहाँ इमरान खान, कहाँ आपका खानदान, कहाँ इमरान खान, ये आगे भागे भगोड़े यहाँ से निकल के लंदन जाके बैठ जाते हैं। वो उनके 2 बेटे कहते हैं हम तो लाउड अच्छा हलीम साहब, जो चाहे मर्जी आप बोले, जो चाहे मर्जी बोले, नहीं मैं सुनूंगी, बिल्कुल सुने, लेकिन ये खानदानों की बात ना करें, ये बड़ी पर्सनल टॉक हो जाती है। ये लॉर्ड माउंट बेटन के, ये मियां शरीफ के पोते हैं, लॉर्ड माउंट बेटन के पोते नहीं है। अच्छा प्लीज सर, नो पर्सनल टॉक सर, सब पर्सनल टॉक्स ना करें, बाकी आपको बिल्कुल इजाजत है जो भी आप बोलना चाहते हैं। दिल करे आके चोर लुटेरे लूट गए मुल्क को, उनके बंदे आके चमचे, उनके दरबारी आके बात कर रहे होते हैं। सर जी कोरोना पर आ जाइए सर, बड़ा पर्सनल रिएक्शन दे दिया। आपके वजीर आजम का सर फैसला गलत साबित हो रहा है, बल्कि कोरोना के मामले के अंदर, लॉकडाउन के अंदर मजीद नरमी कर रहे हैं सर, इसका जरा जवाब दे दें। देखिए इशू ये है
मेरे वज़ीर आज़म का बिल्कुल फैसला है, लेकिन कंसल्टेशन का फैसला हुआ है। जामरा साहब मेरे भाई हैं, वो बताएंगे कि जो भी फैसले हुए उसमें वज़ीर आला सिंध वहाँ मौजूद थे, तमाम वज़ीर आला वहाँ मौजूद थे। अब दो जंगें एक वक्त में, दो डेथ से मुकाबला है, डेथ फ्रॉम कोरोना और डेथ फ्रॉम हंगर। उसके अलावा अगर ये सब इकोनॉमी बंद रखी जाए, पाकिस्तान में अल्लाह माफ करे कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अभी आपने देखा कि लोग खाना ना मिलने से, राशन ना मिलने से, रोजगार ना होने से खुदकशियां स्टार्ट कर रहे हैं। मुल्क को देखना है, अगर ये फैसले हुए हैं, सरकार हुए हैं, कंसल्टेशन पे हुए हैं, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला केपी, तमाम की मशावरत शामिल है। कोई नहीं कह सकता कि किसी पे फैसला सादिर किया गया। और फाइनली ये भी कहा गया कि बकिया फैसले ग्राउंड सिचुएशन देखकर सूबे अपने तौर पर डिसाइड करें। मैं समझता हूँ, मैं लोग के जरिए आपके जरिए पैगाम देना चाहूंगा सबसे पहले अपने शहरियों को कि खुदा के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को ना लेकर आए। और उसके अलावा मैं कहूँगा ताजिर तंजीमें, जब ताजिर तंजीमों से जिनसे फैसले हुए तो उनसे SOPs पे इम्प्लीमेंट करवाया जाए। सारा जबरदस्त हम पुलिस और स्टेशन में नहीं डाल सकते। तो 2 महीने पूरा शहर बंद रहेगा, 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला शहर जब खुलेगा 6 घंटे के लिए सिर्फ, तो प्रेशर तो आएगा। अच्छा हलीम साहब इधर ही बने रहिए। इधर मैं अभी इसी कंफ्यूजन को अभी दूर कर देती हूँ, और इसलिए मैं कह रही हूँ कंफ्यूजन क्योंकि लॉकडाउन है, नहीं है लॉकडाउन है, उसमें नरमी कर दी। अभी ट्रांसपोर्ट खोलने की बात हो रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन खोलने की बात हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में भी जो है मार्केट्स में खचाखच बहुत ज्यादा रश है, किसी भी किस्म की SOP को फॉलो नहीं किया जा रहा। और सिंध की, कराची की मिसाल मैंने अभी आपको दी है, KPK में भी यही हाल है कि वहां की जो बाड़ा मार्केट है भरी पड़ी है। आजिज जामरा साहब, ये जो कंफ्यूजन है, जिस तरह हलीम आदिल शेख साहब हमें कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, ये बात यहीं पे जरा क्लियर कर दें। भाई आप तो ऑन बोर्ड होते थे सारी डिसीजंस में, जब आपसे बात की जाती है SOP वायलेट करने की। अभी मैंने आपसे पूछा ज़ैनब मार्केट को सील करने के बारे में कि किस तरह का ये लॉकडाउन, किस तरह के SOPs की ये फॉलो हुए, तो आपने मुझे कहा कि भाई विफाक ने ये किया। नहीं, मैंने कहा कंफ्यूजिंग की जहां तक आपकी बात है ना, तो मैं कंफ्यूजिंग तो पूरी कौम ये जानना चाहती है कि जब एक लीडिंग पोजीशन वाले जिस प्लेटफॉर्म पे ये कंसल्टेशन होती है, जिसको आप कोट करके ये बता रहे हैं कि वहां चीफ मिनिस्टर सिंध भी बैठते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक इदारा बनाया, उसमें रखा असद उमर साहब को, जो उसकी काबीना के एक वजीर है। प्राइम मिनिस्टर साहब जब कौम के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि लॉकडाउन अगर नहीं लगता तो और ज्यादा जो है वो खदशात थे अमवात की और इस वबा को फैलने की, और बाद में कहते हैं कि मैं तो डे 1 से इसके खिलाफ हूं लॉकडाउन के, और ये लॉकडाउन एलीट क्लास ने लगाया, उसमें जल्दबाजी की गई। एक जगह पे आप फरमाते हैं कि ये नहीं लगता टाइमली तो ज्यादा नुकसान था, आगे जाके आप कहते हैं कि ये टाइमली नहीं लगता तो नुकसान था। मेरे कहने का मकसद यह है कि जब आप एक पोर्शन को ओपन कर रहे थे तो यहां पे ताजरों का भी प्रेशर आ गया, यहां पर ट्रांसपोर्टर्स का भी आ गया, यहां पर जुम्मे नमाज पढ़ने वाले जो हमारे दोस्त थे उनका भी आ गया, और वो पुलिस से उलझ पड़े, और नतीजतन सूबे के अंदर सिविल वॉर की कंडीशन आ गई। यहां पर सारे वफाकी वुज़रा ने यह कहा कि सिंध गवर्नमेंट आपको भूखा मारना चाहती है, और आपने देखा कि यह इशू पूरे पाकिस्तान का है। हम हाथ जोड़ के कहते रहे कि ये इशू एक सूबे का नहीं है, ना लॉकडाउन जो है वो किसी एक सूबे की पार्टी को बेनिफिशियरी करने के लिए लगाया जा रहा है। तो आपने शुरू से जब लॉकडाउन को कंट्रोवर्शियल कर दिया, ऑन बोर्ड थे कि नहीं थे? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप मुसलसल एक सूबा कहे कि नहीं लॉकडाउन नहीं उठाएंगे, और आप पब्लिक को ये कहते रहे कि आप निकलो बाहर, हम आपकी लीड करेंगे, तो सिविल वॉर का खदशा था। फिर सूबे ने इत्तेफाक किया अपने खदशे के साथ, चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हाथ जोड़े, अपील की, उसकी मजाक उड़ाई गई कि ये जो है वो फैला रहे हैं, अपना खौफ फैला रहे हैं। अब इनके एक MP खुरम शेर जमा, उन्होंने कहा कि सिंध एदाद शुमार गलत बयानी कर रहा है, लोगों में खौफ फैला रहा है। अगले ही दिन असद उमर साहब ने कहा कि नहीं, खुरम शेर जमा जो है गैर जरूरी बयान दिया है और गलत बयान दिया है। इनसे पूछें कि ये क्या करना चाहते हैं, कौन सी इनकी पॉलिसी है। सूबे ने चलो लॉकडाउन जो है वो उठाया और SOP पे अमल करना शुरू कर दिया, मगर अपने उस खदशे के साथ ये इशू रावलपिंडी की बाजारों का भी है, ये इशू लाहौर का भी है, ये पेशावर और कोटिया का भी है। ये लॉकडाउन पे फिर जाना पड़ेगा, फिर इनके प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे। अली गौहर साहब, फाइनल कमेंट्स में आपसे चाहूंगी, कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर दीजिए, लेकिन अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की माने, जो सरकारी आदाद शुमार है वो हमें ये बताते हैं कि रमजान, आज 18वां रमजान है, और 18वें रमजान में जो केसेस और अमवात के जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें 3 गुना इजाफा हुआ है। ऐसे कैसे चलेगा भाई?
देखें, जहां तक कोरोना का है तो कोरोना में तो ये सीरियस ही नहीं है। ये इनके प्राइम मिनिस्टर जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो खुद कंफ्यूज है, और उसके साथ साथ आप देखें कि सिंध वाले कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, अपोजिशन वाले भी कहते हैं कि लॉकडाउन को इतना रिलैक्स नहीं करना चाहिए। इस तरह से पूरे मीडिया पे आ रहा है, रोज बरोज आप देख रहे हैं केसेस में तादाद बड़ी स्पीड के साथ बढ़ रही है, और इनके हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। 600 से ज्यादा हॉस्पिटल बनाए शहबाज शरीफ साहब ने अपने, सिर्फ मैं पिछले 500 साल की बात कर रहा हूँ। केपीके ने पिछले पूरे 5 साल भी इनकी गवर्नमेंट थी, किसी एक हकीम की दुकान भी खोली हो तो ये ऑन रिकॉर्ड पर बता दें। पॉइंट ये है कि इमरान खान के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूट रहे हैं अरबों रुपए का, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट आज देखें किधर आ गया। नून लीग के वक्त में किधर था, आज किधर पहुंच गया। 98 डॉलर था, आज 160, 70 रुपए, 65 रुपए में जो है वो डॉलर का रेट चला गया। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी की कहानी, ये तो दोनों हाथों से खा रहे हैं। नैब इनके साथ मिला हुआ है, नैब सर से पांव तक खुद डूबा हुआ है करप्शन में, और ये उसके बल सिर्फ एक वजह है कि पाकिस्तान में ये लोग जमहूरी हुकूमत नहीं चाहते। सिलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो पाकिस्तान का अंजाम वही होगा जो जिस वक्त जो जिन माली बेजातियों का और जिस बहरान का हम इस वक्त शिकार हैं। हलीम आदिल शेख साहब, इलेक्शन नहीं होते मिड टर्म, जब तक जमहूरियत बहाल नहीं होती, जब तक सही मानों में इंतखाब नहीं होता, और न्याजी और उसके ये जो अली गौर साहब पहले कोरोना से तो लड़ लें, जिंदगी रहेगी, जान रहेगा तो जहान रहेगा। पाकिस्तान के हालात को कतई तौर पर भी बिल्कुल बदलता हुआ नहीं देख सकते। चलें जी, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो, और बार बार मेरी मेहमानों से ये इल्तमास रहती है कि प्लीज़ पर्सनल एक दूसरे के ऊपर अटैक्स ना करें। लेकिन एनीवेज इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक रहा, वक्त ने इजाज़त दी तो आपसे मंडे को मुलाकात करेंगे फ्रेश शो लेकर। मीनवाइल आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, और जाने से पहले एक बहुत छोटा सा हम्बल सा रिमाइंडर कि ताउन के तलबगार हैं बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट। इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में आप सब लोगों का ताउन चाहती है, फाइनेंशियल ताउन भी चाहती है और इमोशनल ताउन भी चाहती है, ताकि मुश्किल में फंसे अपने बहन भाइयों का वो इस वक्त में साथ दे सके। इजाज़त चाहेंगे, मंडे को मुलाकात करते हैं। लुक आफ्टर योरसेल्फ।